अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये जो लेक्चर्स में आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ तो ये फ्रेश नोट्स के लेक्चर है और केम्यू के फ्रेश नोट्स है। सो इसलिए जो भी चीज़ें मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह आप लोग जो है उसको अगर सही तरीके से दे के सुने तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत कुछ जो है आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास के दौरान, तो उसमें मंदरजाल टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे बेसिक ह्यूमन नीड्स को कि बेसिक ह्यूमन नीड किसे कहते हैं। सो बेसिक ह्यूमन नीड्स पर हम बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनका क्या रोल होता है, ठीक है। हेल्थ के हवाले से ये क्या इक़दामात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से एक्सप्लेन मॉडल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर जेनेरिक BSN प्रोग्राम। जेनेरिक BSN प्रोग्राम के लिए जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है तो इसको जो है ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद होगा, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर में आपके कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, 4, 5, 6, 7 और इसी तरह से 8 सेमेस्टर में आप कौन सा सिलेबस पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बताई जाती है जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है और आप लोग ऑलरेडी इसको समझते हैं। तो इस पर हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आखिर में हम गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है और नर्सिंग प्रोसेस जो है हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या मकसद होता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और 1 बाय 1 हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन नीड्स की। ह्यूमन नीड्स को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए कि आप लोग नीड्स को जानें कि नीड्स किसे कहते हैं, ठीक है। आया नीड्स के बगैर हम सब कुछ कर सकते हैं या नहीं, सब कुछ अचीव कर सकते हैं या नहीं, या नीड्स के बगैर हम ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं, तो ये आप लोगों के लिए जानना पहले ज़रूरी है। सो नीड्स किसे कहते हैं, यहाँ पर अगर हम नीड्स की बात करें तो बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। कहते हैं कि नीड्स आर समथिंग दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव अ हेल्दी लाइफ इज कॉल्ड नीड। नीड कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों को हम नीड्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि नीड्स और डिज़ायर या नीड्स एंड वांट्स जो है इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। नीड्स जो है ये आपके बेसिक नीड्स को कहते हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये आपके बेसिक नीड है, इसके बगैर जो है आप एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते। जबकि डिज़ायर या वांट्स जो है ये आपके ख्वाहिशात होते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूं, ठीक है। तो अगर बड़ा आदमी आपने बनना है तो इसके लिए आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने मकसद को पा लेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप फिर बड़े इंसान नहीं बन सकते। सो अगर आपकी ये वांट पूरी ना भी हो तो भी आपकी ज़िंदगी पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, आपकी ज़िंदगी जो है इसके बगैर
नहीं रुकती, बल्कि उसी तरह से जारी वो सारी रहती है। जबकि नीड्स जो है ये वो चीज़ें होती है जो कि एक इंसान की सर्वाइवल के लिए, एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसके बग़ैर कोई भी इंसान जो है वो एक हेल्दी लाइफ, एक सेटिस्फाइंग लाइफ नहीं गुजार सकता। तो ऐसी चीज़ें जो कि एक इंसान के लिए, जो कि एक ऑर्गेनिज़म की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नीड्स कहते हैं। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश फ्रॉम वांट्स। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया कि नीड्स और वांट्स या नीड्स और डिज़ायर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नीड्स अगर आपके पूरे ना हो तो इससे आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है, लेकिन अगर आपके जो वांट्स है, मतलब आप जो चाहते हैं या जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं, अगर वो पूरी हो जाती है तो इससे आपको खुशी मिलती है। अगर पूरी ना हो तो भी आपकी ज़िंदगी पर इससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। आपकी ज़िंदगी जो है इसके पूरे ना होने की वजह से नहीं रुकती। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिज़ायर। आपसे क्लास में भी पूछ सकते हैं टीचर्स, आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि नीड्स के बगैर ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा सकती है या नहीं, तो नहीं गुजारी जा सकती। ठीक है, क्योंकि नीड्स जो है ये आपकी बुनियादी ज़रूरियात होती है जो कि आपके लाइफ को क्या करती है? मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो डिफिशिएंसी काजेज अ क्लियर एडवर्स आउटकम। इसी तरह से डिफिशिएंसी क्या है? डिफिशिएंसी से मुराद किसी चीज़ की कमी का होना। ठीक है, किसी चीज़ में कमी का होना, नाकाफ़ी होना। तो कोई चीज़ अगर कोई नाकाफ़ी हो, उसमें कमी हो, तो ये जो है आप पर एडवर्सली क्या करता है? असरअंदाज होता है। मतलब ये है कि आपके जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसको डिसफंक्शन कर सकती है, उसमें जो है एबनॉर्मेलिटी ला सकती है, और आपको जो है अपने नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ को करने के काबिल नहीं बनाती। ठीक है, बल्कि आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, लाइफ के, वो क्या हो जाते हैं? डिसेबल हो जाते हैं, या जो है आपकी डेथ हो सकती है किसी भी किस्म की अगर आपको डिफिशिएंसी हो तो। अच्छा जी, यहाँ पर मज़ीद नीड को डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये भी आपके लिए काफ़ी है, लेकिन मज़ीद आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर एक और डिफिनीशन मेंशन की हुई है, जिसमें कहते हैं कि नीड रेफर टू अ रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी फॉर समथिंग। नीड से मुराद क्या है? नीड से मुराद अ रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी फॉर समथिंग। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, कोई चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, दरकार है, तो इससे क्या मुराद है? इसको हम कहेंगे नीड। इसी तरह से अगर मज़ीद इसको हम आसान करें तो इट कुड बी अ फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इंडिविजुअल वेल-बीइंग और फॉर अ पार्टिकुलर टास्क और गोल टू बी अकम्प्लिश्ड। अब आपके जो नीड्स होते हैं ये आपके फिज़िकल नीड्स भी हो सकते हैं, आपके इमोशनल नीड्स भी हो सकते हैं, या आपके साइकोलॉजिकल नीड्स भी हो सकते हैं, जिसका मुकम्मल होना, जिसका पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी किस्म के इंडिविजुअल की बेहतरी के लिए। ठीक है, या किसी भी किस्म के टास्क या गोल को मुकम्मल करने के लिए इन नीड्स का पूरा होना, इन रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ नीड्स और डिज़ायर या नीड्स और वांट्स में जो डिफरेंस है उसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी और कोई कंफ्यूजन इस स्लाइड में आपको नहीं रही होगी। अब आ जाते हैं ह्यूमन नीड्स की तरफ। ह्यूमन नीड्स कितने हैं? 2 टाइप्स ऑफ नीड्स है हमारे पास। 2 तरह के नीड्स होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव नीड्स होते हैं जिसको हम फिज़िकल नीड्स कहते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान ये आपके क्या है? ये आपके फिज़िकल नीड्स है, जैसे कि फूड, शेल्टर। ठीक है, शेल्टर किसे कहते हैं? रहने के लिए जगह। फूड किसे कहते हैं? रोटी। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान। इसी तरह से जो दूसरी किस्म है वो है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से मुराद आपके जो साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मेंटली तौर पर आपके वो नीड्स का पूरा होना ज़रूरी है, जो कि आपको मेंटली स्टेबल रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें आपकी सेल्फ इस्टीम आ जाती है, एहसास खुददारी या
ख़ुद एतमादी जिसे हम कहते हैं, इसी तरह से अफेक्शन हो गई, ठीक है। ये आपके साइकोलॉजिकल या सब्जेक्टिव नीड्स में आते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स के कितने टाइप्स हैं। ह्यूमन नीड्स के 2 टाइप्स है, एक ऑब्जेक्टिव जिसको हम फिजिकल नीड्स भी कहते हैं, जिसमें रोटी कपड़ा मकान आता है, और दूसरा सब्जेक्टिव है जिसको हम साइकोलॉजिकल नीड कहते हैं, जिसमें सेल्फ इस्टीम, अफेक्शन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है आती है। सही है। मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड, आगे इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टच दिया गया है क्योंकि नीड्स की बात हो रही है। तो जहाँ पर नीड्स की बात हो रही हो और वहाँ पर हम मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड को डिस्कस ना करें तो ये फिर ज़्यादती होगी, ठीक है। सो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, इसको इब्राहम मैस्लो ने जो है प्रपोज किया था, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। ये कहाँ पर प्रोफेसर थे, ये प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे जो कि साइकोलॉजी पढ़ाया करते थे। अच्छा जी, मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड को किसने प्रपोज किया था, किसने इसको पेश किया था, इसको जो है इब्राहम मैस्लो ने पेश किया था और इसको हायरार्की ऑफ नीड्स का नाम दिया था, ठीक है। अच्छा जी, ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड, मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड कितने स्टेजेस पर मुश्तमिल है, तो 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक कंसेप्ट है, एक मॉडल है, ठीक है। सो अ 5 स्टेज ट्रायंगल एज्यूम दैट अ पर्सन अटेम्प्ट टू सेफ्टी the more basic need before directing behavior towards satisfying upper level needs। अच्छा जी, मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स में इब्राहम मैस्लो ने जो मॉडल पेश किया था, तो इस मॉडल में इसने जो है बेसिक बात ये कही थी कि कोई भी इंसान तब तक आगे के बारे में नहीं सोचता जब तक उसके मौजूदा जो ज़रूरियात है वो पूरी ना हुई हो। मिसाल के तौर पर मेरी और आपकी मौजूदा ज़रूरत क्या है, मेरी और आपकी मौजूदा ज़रूरत ये है कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, अच्छे से कोर्स को टाइम पर कंप्लीट करके क्या करें, अच्छे एग्ज़ाम दे, ताकि आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। तो ये आपकी क्या है, एक नीड है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, और इसी तरह से जब अच्छी मेहनत, अच्छी हार्ड वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप फिर सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, और फिर मज़ीद आगे के बारे में आप सोचेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसमें इस इब्राहम मैस्लो ने ये बात की है कि जब तक हमारी बुनियादी ज़रूरत जो मौजूदा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो जब तक वो पूरी नहीं हुई होती तो हम मज़ीद जो है हम आगे दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। जब हमारी मौजूदा ज़रूरियात पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद जो ज़रूरियात होती है उसको पूरा करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये बात इन्होंने अपनी इस मॉडल में की थी, जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। सही है, ये आप मॉडल देख सकते हैं, ठीक है, जो कि 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल, 5 लेवल पर मुश्तमिल एक मॉडल है ट्रायंगल के फॉर्म में। सो सबसे जो पहली बुनियादी ज़रूरत होती है ह्यूमन बीइंग की, वो क्या है, उसको हम फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। कौन सी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में मैंने आपको बताया था वो तमाम ज़रूरियात जो कि एक ज़िंदा रहने के लिए हमें दरकार होती है, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दरकार होती है, तो उसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। इसमें आपके पास हवा आ जाती है, वाटर पानी आ जाता है, खुराक आ जाता है, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, आराम के लिए नींद करना, पहनने के लिए कपड़े, और इसी तरह से रिप्रोडक्शन करना। ये आपकी क्या है, ये आपकी बुनियादी ज़रूरियात है। इसके बगैर कोई भी जो है सरवाइव नहीं कर सकता। तो जब तक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे नहीं होते तब तक हम सेफ्टी नीड्स के बारे में नहीं सोचते। एक बार जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे हो जाते हैं तो फिर हम आगे के बारे में सोचते हैं कि अब हमें
कोई ऐसी जगह जो है ढूंढनी है जहाँ पर हम महफूज रहें, जहाँ पर हमारे हकूक़ का ख्याल रखा जा रहा हो, जहाँ पर हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल रही हो। तो सेफ्टी नीड्स के बारे में फिर हम सोचते हैं, जिसमें हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, रिसोर्सेज, हेल्थ और प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जो है हम सेफ्टी नीड्स में फिर क्या करते हैं, सोचते हैं और इन नीड की कोशिश करते हैं। जब सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है तो इसके बाद हमारे साथ तीसरा लेवल आता है ह्यूमन नीड्स का, जिसको हम लव एंड बिलोंगिंग कहते हैं। लव एंड बिलोंगिंग ये हमारे साथ वो लेवल होता है, वो स्टेज होता है जिसमें एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसके फ्रेंड्स बने, उसकी फैमिली बने, उसके लोगों के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात जो है वो कायम हो जाए, और इस तरह से फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन जो है ये क्या करता है, इसकी ज़रूरत फिर इंडिविजुअल को क्या होती है, महसूस होती है, और इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, इक़दामात करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, जब ये ज़रूरत पूरी हो जाती है तो इसके बाद हमारे साथ जो फोर्थ लेवल या फोर्थ स्टेज आती है, ठीक है, उसको हम इस्टीम कहते हैं। इस्टीम, ठीक है, जिसमें हम अपने बारे में सोचते हैं कि माशरे में हमारा क्या मकाम है, आया माशरे में हमें इज़्ज़त मिल रही है या नहीं, ठीक है, हमारा स्टेटस लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, हमें रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं, अपने स्ट्रेंथ, अपनी फ्रीडम के बारे में हम क्या करते हैं, इस टीम में सोचते हैं। जबकि लास्ट जो हमारे साथ स्टेज आता है उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिज़ायर करते हैं टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, जिसमें हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि पूरी लाइफ हमने जो चाहा तो आया वो हमने अचीव किया है या नहीं। तो हम अपनी जो गुजरी हुई ज़िंदगी होती है तो उसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, कि हमने ज़िंदगी में क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या हमें अचीव करना चाहिए था, आया हम वो अचीव कर चुके हैं या नहीं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है इसमें। सो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए, आप लोगों का कंसेप्ट जो है इस पर क्लियर होना चाहिए। ये वाला टॉपिक जो है बार बार आपको डिफरेंट सेमेस्टर में दिखने को मिलेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ पर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर ले तो आगे आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और फिर वहाँ पर जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो इससे एमसीक्यूज़ ऐसे आते हैं, पहला एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ अब्राहम मैस्लो हायरार्ची नीड, मतलब अब्राहम मैस्लो के जो हायरार्ची नीड मॉडल है वो कितने स्टेजेस पर मुश्तमिल है, तो इसके 5 स्टेजेस है। अच्छा जी, फिर दूसरा एमसीक्यूज़ इससे ऐसे आ सकता है कि इन विच स्टेज द इंडिविजुअल ट्राई टू अचीव लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा स्टेज में आता है, ये आपके पास तीसरे स्टेज में आता है। तो इसी तरह से आप एमसीक्यूज़ बनाकर अपने आप को मेंटली तौर पर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। आप अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही अगर आप इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को समझ भी जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स की तरफ। बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है? बेसिक ह्यूमन नीड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी दैट something will be called basic need if those needs are not met cause illness, those needs are met can prevent illness, those needs are an indicator of healthy and wellness, there is sense of loss if those needs are not met, there is satisfaction if those needs are met. So मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड में कहते हैं कि अगर आपके पास
कोई ऐसी चीज़ हो, ठीक है, जिसके ना होने की वजह से आपकी जो हेल्थ है उस पर बुरा असर पड़ता हो, ठीक है, और आप उसके ना होने की वजह से क्या होते हो, बीमार होते हो। तो ऐसी चीज़ों की जो आपको ज़रूरत होती है, तो ऐसे नीड्स को फिर हम क्या कहेंगे, बेसिक नीड कहेंगे। इसी तरह से अगर कोई चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत हो और वो आपको मिल जाए और इससे जो है आपकी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हो, आपकी सेहत जो है वो बीमारी से बच जाए, तो ऐसी चीज़ों को आप क्या कहेंगे, बेसिक नीड कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से बेसिक नीड्स वो नीड्स होते हैं जो कि आपको हेल्थ और वेलनेस के हवाले से क्या करती है, इशारा देती है। इंडिकेटर से मुराद सेहत की ज़मानत देती है, ठीक है, कि इससे आपकी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे और आप अच्छा फील करेंगे। इसी तरह से देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉस इफ़ दोज नीड आर नॉट मेट। अगर आपको वो नीड ना मिले, वो नीड्स आपके पूरे ना हो और आपको ऐसा फील हो कि आप कुछ लॉस कर चुके हैं, ठीक है, तो ऐसी नीड्स को हम क्या कहेंगे, बेसिक नीड्स कहेंगे। इसी तरह से अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए और उसके मिलने की वजह से आपको सेटिस्फेक्शन फील होती है, आप जो है इत्मीनान फील करते हैं, आप जो है सेटिस्फाई होते हैं, तो ऐसे नीड्स को हम क्या कहेंगे, बेसिक ह्यूमन नीड्स कहेंगे। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आपको आ गई होगी। 10 बेसिक ह्यूमन नीड। अब जो 10 बेसिक ह्यूमन नीड्स है वो कौन कौन से है, तो सबसे पहले आपके पास जो ह्यूमन नीड्स में आता है वो है क्लीन इन्वायरमेंट। क्लीन इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द माहौल साफ़ ना हो, ठीक है, तो इसकी वजह से आपके सेहत पर बुरे असरात मुरतब होंगे। क्योंकि जब माहौल इर्द गिर्द साफ़ नहीं होगा तो हर जगह गंदगी होगी, ठीक है, गंदगी फैली हुई होगी जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होगी। बीमारियां जब पैदा होंगी तो आपकी जो हेल्थ है वो बुरी तरह से मुतासिर होंगी और आपके जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएंगे। आप फिर रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करने से कासिर हो जाएंगे। तो क्लीन इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरा माहौल, ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बेसिक ह्यूमन नीड है, तो इसमें आपके पास एडिक्वाइट सप्लाई ऑफ वाटर, आपके पास पानी की फराहमी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बग़ैर कोई भी चीज़ जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती। सो पानी का सप्लाई हो और जो पानी आपको मुहैया हो रही हो तो वो पीने लायक हो, वो साफ़ सुथरा हो, क्योंकि अगर पानी हो और वो साफ़ सुथरा ना हो तो भी उससे आपकी नीड, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होंगी, जिससे आपकी सेहत जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। तीसरी जो आपकी बेसिक ह्यूमन नीड है वो है क्लोथिंग। आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि साफ़ सुथरे कपड़े जब भी आप लोग पहनते हैं तो आप लोग खुद भी फील करते होंगे कि आपको एक खुशी महसूस होती है, आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। तो साफ़ सुथरे कपड़ों का होना, अच्छे लिबास का पहनना, ये भी एक बेसिक ह्यूमन नीड में आता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे कपड़े ना हो, ठीक है, पटे पुराने कपड़े हो, तो इससे ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, ठीक है, आप शर्मिंदगी फील करेंगे और आप किसी से मिलने की फिर कोशिश नहीं कर सकेंगे, ना ही किसी से मिलना आप चाहेंगे, तो आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे और इसी तरह से अकेलापन आपको बीमार कर देगी और बीमारी से आपकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। सो क्लोथिंग जो है ये भी एक बेसिक ह्यूमन नीड में आता है। इसके बाद जो चौथी आपकी बेसिक ह्यूमन नीड है, इसको न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं। न्यूट्रिशियस फूड से मुराद ये है कि ऐसा खुराक आप खाएं जो कि ग़िज़ा से भरपूर हो, ठीक है। जब ग़िज़ा से भरपूर खुराक आप खाएंगे तो इससे आपकी जो सेहत है उस पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, आप किसी भी किस्म की न्यूट्रिशियस डिफिशिएंसी का शिकार नहीं होंगे। जब आप किसी भी किस्म की न्यूट्रिशियस डिफिशिएंसी का शिकार नहीं होंगे तो मतलब ये है कि आपकी सेहत जो है वो क्या होगी, हेल्दी रहेंगी और आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे।
इसी तरह से जो पांचवी नीड है उसको हम शेल्टर कहते हैं। शेल्टर से क्या मुराद है? शेल्टर से मुराद ये है कि आपके पास रहने के लिए अच्छी जगह हो, एक सेटिस्फाइंग माहौल आपको मुहैया हो, जहाँ पर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल बग़ैर किसी ख़तरे के, बग़ैर किसी टेंशन के आप वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहाँ पर आप आराम कर सकते हो। तो रहने के लिए आपके पास एक अच्छी जगह होना, ये भी क्या है? बेसिक ह्यूमन नीड्स में आता है। इसी तरह से आप हेल्थ केयर कर रहे हो, अपने सेहत का ख्याल रखते हो, अपने सेहत के लिए आप क्या हो? कॉन्शियस हो, सीरियस हो, अपने सेहत का जो है आपको अहमियत हो, उसकी अहमियत के बारे में आपको पता हो और उसके लिए आप क्या करते हो? ख्याल करते हो, एहतियात बरतते हो। तो ये भी क्या है? बेसिक ह्यूमन नीड में आता है। कम्युनिकेशन, लोगों के साथ आपकी बातचीत जो है वो अच्छी हो, अच्छी तरीके से आपको बातचीत करना आता हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी तरह से पॉलिश हुई हो, आपको हर तरह के लोगों को डील करना आता हो। तो ये भी क्या है? ये भी एक बेसिक ह्यूमन नीड है जो कि आपको सोशलाइज रखने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। ठीक है। इसके साथ साथ फ्यूल एंड लाइटिंग। फ्यूल एंड लाइटिंग मतलब ये है कि आप जो है हर तरह की सहूलत आपको क्या हो? अवेलेबल हो, प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल फील करते हो। अगर लाइटिंग सिस्टम ना हो, अगर फ्यूल ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर अंधेरा ही अंधेरा होता है, माहौल जो है वो फिर आपको ठीक नहीं लगता। ठीक है, आप जो है डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बेसिक ह्यूमन नीड्स में आते हैं। इसी तरह से एक्सेस टू एजुकेशन, तालीम तक हर किसी को जो है आसानी तक रसाई हासिल हो, तालीम जो है आम होना चाहिए। ठीक है, हर कोई जो है तालीम को हासिल करता हो। ठीक है, तो इससे क्या होगी? इससे इलिटरेसी रेट जो है वो क्या होगा? वो कम होगा। ठीक है, लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। जब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो लोगों में शऊर होगी। जब लोगों में शऊर होंगी तो वो छोटी छोटी बातों पर फिर मसले खड़े नहीं करेंगे और एक पर अमन माशरा जो है वो वजूद में आएगा। इसके साथ साथ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंगेजमेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम लोग जो है अपने कल्चर की पासदारी करते हो, अपने कल्चरल रिवायात, रस्म व रिवाज का ख्याल रखते हो। ठीक है, अपनी रूहानियत जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसका ख्याल रखते हो। रूहानियत, स्पिरिचुअल से मुराद ये है कि अपनी जितने भी दीनी काम है, ठीक है, उसमें जो है वो अपने आप को मशगूल रखे ताकि रूहानी तौर पर भी आपको सुकून मिलता रहे। ठीक है, आप जो है इबादत में टाइम स्पेंड करते हो। तो ये क्या है? ये बेसिक ह्यूमन नीड्स है जो कि इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इनमें से कोई एक की भी कमी हो तो इससे हमारी जो लाइफ है वो बुरी तरह से क्या होगी? मुतासिर होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसको समझना भी आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपका बेसिक सेमेस्टर है। इस सेमेस्टर में आप तमाम चीज़ें बेसिक पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होती जाएंगी। लेकिन एडवांस होने से ये मुराद नहीं है कि ये आपके लिए मुश्किल बनेगी, बल्कि ये और भी आसान होंगी क्योंकि जब बेसिक को आप अंडरस्टैंड करते हैं तो बेसिक जब आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी तो आगे सारी चीज़ें आपको फिर सेम ही देखने को मिलेंगी। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश ऑन 7 अप्रैल 1948। पहली बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुई थी। It is a specialized non-political health agency of United Nations with headquarter of Geneva, Switzerland। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये हमारे साथ एक स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पर वाक़या है? जिनेवा ये स्विट्ज़रलैंड में जो है वाक़या है। ठीक है,
इसमें ख़ास तौर पर किस चीज़ के बारे में बात होती है, हेल्थ के हवाले से पूरी दुनिया में जितने भी हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम होते हैं तो वो सारे प्रॉब्लम यहाँ पर जो है डिस्कस किए जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और उन प्रॉब्लम्स के लिए जो है अल्टरनेटिव सलूशन जो है वो निकाले जाते हैं और फिर उसको दोबारा से डिफरेंट कंट्रीज़ को क्या किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, ताकि उन सलूशन के बेस पर वो क्या करें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है। इसी तरह से कहीं पर किसी किस्म की वबाई बीमारी आ जाए तो उसके लिए इक़दामात करना, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सलूशन निकालना, हल निकालना, ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में हेल्थ के हवाले से जितने भी मैटर होते हैं, मैटर से मुराद जितने भी मसाइल होते हैं, तो उन मसाइल को हल करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही है। एवरी ईयर 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एट वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। और इसी तरह से हर साल 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर जो है मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसके आने के चांसेस हैं, तो इसलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही आप लोग इसको याद कर ले तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। विजन किसे कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है? ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का विजन ये है कि द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल द हायर लेवल ऑफ हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब वजूद में आई तो इनका जो बुनियादी विजन था, इनका जो बुनियादी मकसद था, ठीक है, वो यही था कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो तमाम लोगों को बराबर तौर पर जो है इनको सेहत के जो क्या कहते हैं सहूलियात है वो सबको एक जैसे जो है मिले, और सबको जो है हेल्थ से रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज़ है वो इनको क्या हो, मुहैया हो, और इससे वो भरपूर फ़ायदा उठाए। मिशन इनका क्या है? टू लीड स्ट्रेटेजिक collaborative effort among member states and other partners to promote equity in health, to combat disease and to improve the quality of and lengthen the life of all the people of the world। इनका मिशन क्या है? इनका मिशन ये है कि ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इनके साथ, उनके साथ जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, मिलजुल कर क्या करे, इक्विटी इन हेल्थ, हेल्थ में जो है इक्विटी को प्रमोट करे। इक्विटी से मुराद ये है जहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो चीज़ें वहाँ पर उन लोगों को प्रोवाइड की जाए। ठीक है। इसी तरह से जहाँ पर बीमारियाँ हो तो उन बीमारियों को हम क्या करें, कम्बैट करें, उनको जो है हम ख़त्म करें, उसको हम डिक्रीज़ करें। ठीक है। उसकी शरह जो है हम रिड्यूस करें, और इसी तरह से लोगों की जो लाइफ क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें और लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इम्प्रूव करें। तो ये बेसिक मिशन है किनका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम बात करेंगे नर्सिंग की। नर्सिंग क्या है? जनरली अगर नर्सिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं तो नर्सिंग जो है ये एक केयरिंग प्रोसेस है। ठीक है। सिंपल अल्फाज में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ नर्सिंग, तो आप उनको कहे कि नर्सिंग इज़ द प्रोसेस इन विच नर्सिस गिविंग केयर टू इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स इस कॉल्ड नर्सिंग। नर्सिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें नर्सिस क्या करते हैं, एक बंदे को, एक फैमिली को या एक ख़ानदान को या एक कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड करते हैं, उनको सेहत के हवाले से एजुकेशन देते हैं कि किस तरह से आप अपने सेहत को बेहतर बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों से अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को नर्सिंग कहते हैं। ये एक सिंपल डिफिनीशन थी जो कि मैंने आपको अपने अल्फाज में बताई। यहाँ पर बहुत सारे डिफिनीशन आपको नर्सिंग के मिलेंगे, जो भी आपको आसान लगे आप उसको याद करें और फिर उसी को जो है आप उसी के बेस पर आप अपने पेपर को सॉल्व करें, तो कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर सकता। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1980 में नर्सिंग की जो डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि नर्सिंग
It is the diagnosis and treatment of human responses to actual or potential health problem. नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नर्सिस क्या करते हैं, नर्सिस जो है पेशेंट के जो एक्चुअल और जो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं तो उसको डायग्नोज करते हैं और डायग्नोज करने के बाद उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से उनको जो है दोबारा से उनकी जो सेहत है उसको क्या करते हैं, उसको बहाल करते हैं, उसको दोबारा से जो है नॉर्मलाइज करते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, नर्सिंग कहते हैं। इट इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पर दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। एक्चुअल किसे कहते हैं? एक्चुअल से मुराद ये है कि ये वो प्रॉब्लम होते हैं जिसके साथ पेशेंट हॉस्पिटल आए हुए होते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम उनको लाहक हो चुकी होती है, जिसके लिए वो हॉस्पिटल आए हुए होते हैं कि इसको जो है क्या किया जाए, इसको ट्रीट करके इसको ठीक किया जाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कि हो चुके होते हैं उसको एक्चुअल प्रॉब्लम कहते हैं। जबकि पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम से मुराद ये है, ये वो प्रॉब्लम होते हैं जो कि करंटली उनको हुए नहीं होते लेकिन उसके होने के चांसेस होते हैं, उसके होने का अंदेशा होता है, पेशेंट जो है वो रिस्क में होते हैं। तो ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी डिफिनीशन आप देख सकते हैं कि नर्सिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व वर्किंग विद इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ टू प्रोमोट वेलनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। नर्सिंग ये हमारे साथ एक ऐसा आर्ट, मतलब एक ऐसा फ़न है, एक ऐसी साइंस है जिसमें नर्सिस क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल, ख़ानदान या कम्युनिटी के साथ मिलकर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उनकी जो हेल्थ है उसको वेल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो या स्पिरिचुअली हो। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, नर्सिंग कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ नर्सिंग की समझ आपको आ गई होगी। मज़ीद अगर आप नर्सिंग को आगे डिफ़ाइन करते हैं तो मुख्तलिफ़ नर्सिंग थ्योरिस्ट ने जो है नर्सिंग को डिफ़ाइन किया है, जैसे कि वर्जीनिया हेंडरसन ने 1960 में नर्सिंग की डिफ़िनीशन कुछ इस तरह से की थी कि इट इज़ असिस्टिंग द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट रिकवरी that he will perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible is called nursing। वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग के डिफिनीशन बहुत ही सिंपल अल्फाज में की है। इस पूरे पैराग्राफ का जो सिंपल मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्जीनिया हेंडरसन ने 1960 में नर्सिंग की डिफिनीशन इस तरह से की थी कि नर्सिंग जो है ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें नर्सिस क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल पेशेंट को असिस्ट करते हैं या सिक या जो भी वेल बंदे होते हैं उनको क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। उन कामों के लिए उनको क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, उनको सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, जो कि उनकी हेल्थ और उनकी रिकवरी के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये नर्सेज उस वक्त तक अपने पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, उस वक्त तक अपने पेशेंट को केयर देते हैं जब तक वो पेशेंट जो है इस काबिल ना हो जाए कि वो ख़ुद से अपने काम करना शुरू करे, ख़ुद से जो है वो ख़ुद मुख्तार हो जाए, ठीक है, और वो हर काम जो है वो ख़ुद से करना शुरू कर दे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम नर्सिंग कहते हैं। सही है। अब आ जाते हैं नर्सिंग प्रोसेस की तरफ। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस जो है ये असल में हमारे साथ एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। अप्रोच से मुराद तरीका होता है, मेथड होता है, यूज टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड ट्रीट एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रोमोट वेलनेस। ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस ये एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है जिसको हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने पेशेंट के जो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम क्या करें,
लोगों को मज़ीद लोगों को उन बीमारियों प्रॉब्लम से प्रिवेंट करे, और जिनको ये बीमारी हो चुकी है तो उनको क्या करे, उस एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम से क्या करे, ट्रीट करे, ठीक है। और इसी तरह से उनकी जो सेहत है उसको हम दोबारा से क्या करें, बहाल करें। तो इस सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम क्या कहेंगे, नर्सिंग प्रोसेस कहेंगे। अब नर्सिंग प्रोसेस के बेसिकली हमारे साथ 5 स्टेजेस है या 5 फेजेस है जो कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी फेजेस या हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो देयर आर 5 फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट। दूसरा जो फेज़ है इसको हम नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। तीसरे फेज़ को हम नर्सिंग प्लानिंग, चौथे को हम इम्प्लीमेंटेशन, और जो लास्ट वाला है इसको हम इवॉल्वेशन कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। आने वाले लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस। असेसिंग में हम क्या करते हैं या असेसमेंट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट में हम डेटा गैदर करते हैं पेशेंट के सेहत के हवाले से, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरा फेज़ है वो है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम फार्मूलेट नर्सिंग डायग्नोसिस। जो डेटा हमने गैदर किया होता है तो उसी डेटा के बेस पर हम पेशेंट के प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्या मसला है। तीसरा काम हमारे साथ प्लानिंग का होता है। प्लानिंग में हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या टूल्स हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्लानिंग है। चौथा जो फेज़ है इसको हम इम्प्लीमेंटिंग कहते हैं, जिसमें हमने जो प्लानिंग की होती है उसको प्रैक्टिकली अपने पेशेंट पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और जो लास्ट फेज़ है इसको हम इवॉल्वेशन कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो केयर हमने अपने पेशेंट को दी है तो आया इससे हमारे पेशेंट के सेहत पर अच्छे असरात मुरतब हुए हैं या नहीं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो प्लानिंग हमने की थी तो आया कोई स्टेप तो हमसे मिस नहीं हुआ है। तो ये हम किस में करते हैं, इवॉल्वेशन में करते हैं, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह यूनिट्स में इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। गोल्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस किस मकसद के लिए हम करते हैं, इसके पीछे हमारे क्या गोल्स होते हैं, नर्सिस के क्या गोल्स होते हैं। सो इट इज़ टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस and actual and potential health problem, to establish plan to meet the identified needs and to deliver specific nursing intervention to address those need। नर्सिंग प्रोसेस को करने का हमारा जो बुनियादी पर्पस होता है वो यही होता है कि हम अपने क्लाइंट से मुराद अपने पेशेंट की जो हेल्थ केयर स्टेटस है उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसको हम मालूम करें, और इसी तरह से उनके एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसको हम आइडेंटिफाई करें, और फिर उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करें, और इसी तरह से उनके नीड्स को हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे पेशेंट को किस तरह की नीड्स की ज़रूरत है, किस तरह की केयर की ज़रूरत है, और उसी नीड्स के मुताबिक हम अपने पेशेंट को केयर दें और उनके नीड्स पूरा करें। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सो एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ nursing orderly systematic central to all nursing care encompass all steps taken by the nurse in care for the patient। वही बात है जो कि अभी हमने कही। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 जो कि आज हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।